आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय ना काफी दिलचस्प है और मुझे लगता है कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि अगर कोई भारत में रहता है तो क्या वो अमेरिकी शेयर बाजारों जैसे नैस्डैक या एनवाईएसई वहां पर जो ऑप्शंस या फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं मतलब डेरिवेटिव्स, क्या उनमें ट्रेड कर सकता है? और अगर हाँ, तो भाई इसके कानूनी पहलू क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और असल में ये होता कैसे है, मतलब प्रैक्टिकली। हमारे पास ना इस पर कुछ अच्छे लेख और नोट्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में काफी मदद करते हैं, खासकर तब जब बात बड़ी रकम की हो। मान लीजिए कोई 8-10 करोड़ या करीब $1 मिलियन से ट्रेड करना चाहता हो। तो आज का अपना इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो काम की जानकारी है वो निकालें और ये समझें कि भारत से अमेरिकी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग असल में कैसे मुमकिन है। और इसमें ये जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस, इसकी सीमाएं क्या है, या फिर ये जो नया गिफ्ट सिटी आईएफएससी है, ये रास्ते क्या भूमिका निभाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये है, क्या कोई भारतीय निवासी सीधा सीधा अमेरिकी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकता है? कितना आसान या मुश्किल है ये? हाँ, देखिए, तकनीकी रूप से तो ये मुमकिन है, पर जैसा आपने कहा, ये उतना सीधा नहीं है। इसके लिए आरबीआई और सेबी, इन दोनों के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और इन नियमों में सबसे अहम है वो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी एलआरएस। अच्छा, हाँ, ये एलआरएस, ये काफी सुनने में आता है। जरा बताएंगी असल में ये है क्या और इसकी सीमा क्या है, मतलब लिमिट? जी, एलआरएस के तहत भारत का कोई भी निवासी वो एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, अधिकतम $250,000 यानी करीब 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर वो विदेश भेज सकता है। अब इस पैसे का इस्तेमाल कई कामों के लिए हो सकता है, जिसमें विदेश में निवेश करना या फिर इक्विटी और लिस्टेड डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना भी शामिल है। $2.5 लाख। ये ठीक ठाक रकम तो है, पर सोचिए अगर कोई मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, मतलब करीब $1.2 मिलियन जैसी बड़ी रकम से ट्रेड करना चाहे, हाँ, तो फिर तो ये $2.5 लाख की सीमा एक दीवार जैसी बन जाती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब बड़े स्केल पर तो ये रास्ता काम नहीं करेगा फिर। ठा करें जो अपने आप में जटिल है, या फिर आपको आरबीआई से कोई विशेष अनुमति लेनी होगी, जो व्यक्तियों को मिलना खासकर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए लगभग नामुमकिन सा है। ठीक है, तो ये साफ है कि एलआरएस बड़े निवेशकों के लिए नहीं है, पर उन लोगों का क्या जो इस सीमा के अंदर रहना चाहते हैं? उनके लिए ये एलआरएस रूट कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी को $50,000 या $100,000 से शुरू करना है, ये तो मुमकिन है? हाँ, उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल संभव है। आरबीआई और सेबी के नियम ये कहते हैं कि आप एलआरएस के तहत पैसा भेजकर विदेशी एक्सचेंजों पर जो लिस्टेड शेयर्स हैं और जो लिस्टेड डेरिवेटिव्स हैं उन्हें खरीद बेच सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, एलआरएस के पैसे से आप मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स या सीधे फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब करेंसी ट्रेडिंग, वो नहीं कर सकते। उसकी अनुमति नहीं है। अच्छा, और अकाउंट वगैरह कैसे खुलता है? क्या कोई भी अमेरिकी ब्रोकर भारतीय क्लाइंट लेता है या कुछ खास है? नहीं, आपको एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर ढूंढना होगा जो भारतीय निवासियों को अकाउंट खोलने की सुविधा देता हो। इसमें सबसे जाना माना नाम तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स है, IBKR। वो काफी लोकप्रिय है। और भी विकल्प हैं जैसे TD Ameritrade या चार्ल्स श्वाब, लेकिन हो सकता है उनमें भारतीयों के लिए अकाउंट खोलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो या शायद प्रतिबंध ज्यादा हो। और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, मतलब क्या तैयारी रखनी चाहिए? देखिए, सामान्य तौर पर तो आपका पैन कार्ड लगेगा, पहचान और पते का प्रमाण जैसे आधार या पासपोर्ट, भारत का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, और एक FATCA घोषणा पत्र। ये बेसिकली आपकी टैक्स स्थिति की पुष्टि होती है अमेरिकी नियमों के हिसाब से। और हाँ, आपके भारतीय बैंक खाते का प्रमाण भी देना होता है। और फंडिंग, मतलब पैसा भारत से अमेरिका पहुंचेगा कैसे? आपको अपने भारतीय बैंक के जरिए ही, जैसे ICICI, HDFC वगैरह, LRS के तहत पैसा भेजना होता है। बैंक आपसे पूछेगा कि पैसा किस मकसद से भेज रहे हैं, तो आपको पर्पस कोड बताना होगा, जैसे विदेश में निवेश। ये पैसा फिर आपके अमेरिकी ब्रोकरेज अकाउंट में डॉलर में क्रेडिट हो जाता है। और ट्रेडिंग की बात करें तो आजकल ये SPX या QQQ के डेली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस बहुत चलते हैं। क्या वो सब ट्रेड किए जा सकते हैं इस रास्ते से? हाँ, हमारे सूत्रों के मुताबिक आप अमेरिकी एक्सचेंजों पर जैसे CBOE, NASDAQ, NYSE, इन पर लिस्टेड जो बड़े इंडेक्स हैं जैसे SPX, S&P 500 या QQQ,
जो नैस्डैक ETF है, इनके डेली या वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कॉल्स, पुट्स, स्प्रेड्स वगैरह ये सब संभव है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, मार्जिन के नियम काफ़ी सख्त होते हैं, खासकर गैर अमेरिकी निवासियों के लिए। और अगर कोई डे ट्रेडिंग करना चाहता है तो अमेरिकी SEC का एक नियम है, पैटर्न डे ट्रेडिंग नियम। उसके तहत कम से कम $25,000 का बैलेंस रखने की सलाह दी जाती है। ये टैक्स वाला मामला भी ना अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। भारत में टैक्स, अमेरिका में टैक्स, इसका क्या हिसाब रहता है? जी, ये समझना ज़रूरी है। भारत में इस ट्रेडिंग से जो भी मुनाफा होगा उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब लगातार ट्रेडिंग करते हैं तो इसे बिजनेस इनकम माना जा सकता है, नहीं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अच्छी बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, DTAA। तो अगर आपने अमेरिका में कोई टैक्स चुकाया है, हालांकि गैर निवासियों के डेरिवेटिव्स कैपिटल गेन्स पर आमतौर पर टैक्स नहीं कटता डिविडेंड को छोड़कर, तो आप भारत में उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और अमेरिका में टैक्स देनदारी से बचने के लिए कैपिटल गेन्स पर आपको अपने ब्रोकर को फॉर्म W8BEN देना होता है। ये फॉर्म बताता है कि आप अमेरिकी टैक्स रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब LRS रास्ता छोटे पैमाने पर या जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। IBKR जैसे ब्रोकर्स के जरिए ये मुमकिन तो है, लेकिन वो $250-300,000 की सीमा ही इसकी सबसे बड़ी, कह सकते हैं, रुकावट है। तो फिर अब आते हैं असली सवाल पर। वो व्यक्ति या संस्था जो मान लीजिए 8-10 करोड़ रुपए, मतलब $1.2 मिलियन या इससे भी ज़्यादा रकम से रोज़ाना अमेरिकी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए क्या रास्ते हैं? यहाँ मामला ज़रूर पेचीदा हो जाता होगा। बिल्कुल, इतनी बड़ी रकम के लिए LRS तो वो पूरी तरह से अप्रासंगिक है, वो काम ही नहीं करेगा। यहाँ एक व्यवस्थित, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सूत्रों के मुताबिक मोटे तौर पर 3 विकल्प उभर कर आते हैं। पहला है कि आप मॉरिशस या सिंगापुर जैसी जगहों पर एक ऑफशोर कंपनी बना लें, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV भी कहते हैं। ये विदेशी कंपनी फिर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर जैसे IBKR जो UK या US वाले ऑफिस में अपना कॉर्पोरेट अकाउंट खोल सकती है। इसमें पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI रूट से भेजा जा सकता है, जिसकी जानकारी RBI को देनी होती है। इसमें LRS की सीमा लागू नहीं होती। इसका फायदा क्या है? लचीलापन और शायद टैक्स प्लानिंग के कुछ मौके मिल सकते हैं। दूसरा और आजकल ये काफी चर्चित विकल्प है, वो है भारत में ही गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी IFSC। हाँ, गिफ्ट सिटी। जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। वहाँ एक इकाई स्थापित करना। गिफ्ट सिटी में बनी जो कंपनियां या फंड होते हैं, वो बिना LRS की सीमा के विदेश में निवेश कर सकते हैं। यहाँ कुछ शर्तों के साथ टैक्स छूट भी मिलती है, जैसे 10 साल का टैक्स हॉलिडे, और कुछ खास तरह के डेरिवेटिव्स ट्रेड पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता। ये सेबी और RBI द्वारा मान्यता प्राप्त रास्ता है। और तीसरा विकल्प है सेबी के पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी FPI के तौर पर रजिस्टर होना। FPI मुख्य रूप से भारत में निवेश करते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के तहत वो विदेश में डेरिवेटिव्स भी ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये रास्ता काफी जटिल है और शायद सीधे अमेरिकी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए ये सबसे सीधा रास्ता ना हो। इन तीनों में से ये जो गिफ्ट सिटी वाला रास्ता है, ये भारतीय प्रमोटरों के लिए ज्यादा आकर्षक लग सकता है, क्योंकि ये भारत में ही है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है? आसान है या इसमें भी पेच है? आकर्षक तो है, पर आसान कहना शायद ठीक ना हो। इसमें भी अपनी जटिलताएं हैं। देखिए, गिफ्ट सिटी को बनाए इसलिए गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल गतिविधियां भारत से हो सकें। अगर किसी को 10 मिलियन जैसी बड़ी रकम से अमेरिकी डेरिवेटिव्स ट्रेड करने हैं, तो गिफ्ट IFSC के जरिए मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। पहला कि आप खुद की एक ट्रेडिंग इकाई गिफ्ट सिटी में स्थापित करें। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या अगर आप दूसरों से पैसा लेकर निवेश कर रहे हैं तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF हो सकता है। इस इकाई को फिर IFSCA, जो गिफ्ट सिटी की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उससे रजिस्टर कराना होता है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट खोलना है, पैसा जमा करना है, कस्टोडियन नियुक्त करना है और फिर किसी ऐसे ब्रोकर से जुड़ना है जो आपको अमेरिकी बाजारों तक पहुंच दे सके। ये रास्ता आपको ज्यादा कंट्रोल देता है, लेकिन हाँ, सेटअप में ज्यादा समय और पैसा लगता है। दूसरा तरीका शायद थोड़ा सीधा है।
या ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर के क्लाइंट बन सकते हैं। ये आपको सीधे विदेशी बाजारों तक पहुंच दिला सकते हैं। $10 मिलियन जैसी बड़ी रकम के लिए ये एक संस्थागत खाता होगा। इसमें सेटअप का झंझट कम होता है, लेकिन हो सकता है कंट्रोल और लचीलापन थोड़ा कम हो। अभी कोई पहला रास्ता चुनता है, मतलब खुद की इकाई बनाना, तो ये प्रक्रिया सुनने में ही काफी लंबी और जटिल लग रही है। क्या आप इसे थोड़ा सरल शब्दों में बता सकती हैं कि मोटे तौर पर क्या करना होता है? वो जो 10 कदमों वाली लिस्ट थी वो थोड़ी भारी लग रही थी। हाँ, बिल्कुल। उसे सरल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 मुख्य चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है स्ट्रक्चर और कानूनी सेटअप। इसमें आपको तय करना है कि आप किस तरह की इकाई बनाएंगे, कंपनी या एआईएफ। उसे गिफ्ट सिटी में रजिस्टर कराना है, डायरेक्टर्स नियुक्त करने हैं, ऑफिस लेना है और सबसे महत्वपूर्ण आईएफएससीए से अपनी गतिविधि जैसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, उसके लिए लाइसेंस लेना है। इसमें काफ़ी कागजी कार्यवाही और कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा चरण है रेगुलेटरी मंजूरियों और बैंकिंग। लाइसेंस मिलने के बाद आपको आईएफएससी में बैंक अकाउंट खोलना होता है जो विदेशी मुद्रा रख सके, अपनी पूंजी पर्याप्तता साबित करनी होती है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी एएमएल जैसे नियमों का पालन पक्का करना होता है। रेगुलेटर यहाँ काफ़ी सख्त होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। और तीसरा चरण है ऑपरेशनल तैयारी। इसमें आपको तय करना होता है कि आप ट्रेड कैसे करेंगे, क्या सीधे अमेरिकी एक्सचेंज पर या गिफ्ट सिटी के अपने एक्सचेंज जैसे NSE-IX, उसके जरिए। आपको एक कस्टोडियन नियुक्त करना होता है जो आपके एसेट्स रखेगा और शायद एक क्लियरिंग सदस्य भी। फिर ब्रोकर के साथ संस्थागत KYC पूरी करनी होती है, जिसमें कंपनी के असली मालिकों की जानकारी वगैरह देनी होती है। और आखिर में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जैसे मार्जिन की निगरानी और रिपोर्टिंग, वो सब सेटअप करना होता है। सुनने में ये अब भी काफी बड़ा काम लग रहा है। इसमें कितना समय और पैसा लग सकता है, इसका कुछ अंदाजा है स्रोतों में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये कोई फटाफट होने वाला काम नहीं है। पूरी प्रक्रिया मतलब कंपनी बनाने से लेकर ट्रेडिंग शुरू करने तक इसमें 6 से 7 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और लागत की बात करें तो जो शुरुआती सेटअप कॉस्ट है, जिसमें कानूनी और सलाहकार शुल्क वगैरह शामिल हैं, वो $5,000 से $30,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और फिर सालाना चलने वाले खर्चे हैं जैसे ऑफिस, स्टाफ, ऑडिट, टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस, ये सब $50,000 से $2 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं सालाना। ये आपके ऑपरेशन के स्केल पर निर्भर करेगा। तो हाँ, ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। ठीक है, ये महंगा है और समय लेने वाला भी है, लेकिन फिर इसका बड़ा आकर्षण क्या है? वो टैक्स हॉलिडे वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या स्रोत बताते हैं कि इसके असल फायदे क्या हैं, या इसमें कोई पेंच है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो वही 10 साल का टैक्स हॉलिडे है जो पात्र इकाइयों को उनकी आय पर मिलता है। ये बड़ा आकर्षण है। दूसरा, GIFC में होने वाले कई तरह के सौदों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STD और कैपिटल गेन्स टैक्स CGT से छूट मिलती है। हालांकि ये किन उत्पादों पर लागू होता है, ये आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ विदेशी मुद्रा में बैंकिंग और फंड्स का आना जाना वो भारत की मुख्य भूमि के मुकाबले ज्यादा आसान और लचीला है। और मुश्किलें क्या हैं? मतलब किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो IFSCA की सख्त ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया और लगातार चलने वाला अनुपालन है, मतलब कंप्लायंस। खासकर KYC और AML को लेकर वो बहुत सख्त है। दूसरे, आपको अच्छी खासी पूंजी दिखानी पड़ती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानक भी ऊंचे रखने होते हैं। तीसरी बात, हो सकता है कि आपको हर तरह के अमेरिकी प्रोडक्ट या हर एक्सचेंज तक सीधी पहुंच न मिले। ये ब्रोकर और सेटअप पर निर्भर करेगा। और फिर अमेरिकी बाजार के समय के हिसाब से काम करना और यहाँ के टैक्स नियमों की जटिलता को समझना, इसके लिए आपको अनुभवी सलाहकारों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फायदे हैं, पर उनके साथ शर्तें और चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इसी संदर्भ में एक और व्यवहारिक सेटअप जो स्रोतों में उभर कर आता है वो है गिफ्ट सिटी में एक खास तरह का फंड बनाना, जिसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, खासकर कैटेगरी 3 AIF। ये फंड्स ज़्यादा लेवरेज ले सकते हैं और जटिल डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, जो बड़ी रकम के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें क्या होता है, आप GIF सिटी में एक AIF बनाते हैं। ये LLP, ट्रस्ट या कंपनी हो सकती है, और IFSCA से AF मैनेजर का लाइसेंस लेते हैं।
फिर आप निवेशकों से पैसा जुटाते हैं, एक कस्टोडियन रखना इसमें अनिवार्य है। फिर ये एआईएफ कस्टोडियन के जरिए इंटरैक्टिव ब्रोकर्स IBKR जैसे ब्रोकर के साथ एक संस्थागत खाता खोलता है। IBKR की GIFT सिटी में मौजूदगी है भी। ये आपको सीधे अमेरिकी बाजारों तक जैसे CME, NYSE, NASDAQ, CBOE उनसे जोड़ देता है। ट्रेडिंग का फ्लो होता है, फंड मैनेजर ऑर्डर देता है, IBKR उसे एक्सचेंज पर भेजता है, ट्रेड क्लियर होता है और पैसा कस्टोडियन खाते में आता जाता है। तो ये AIF वाला रास्ता शायद खुद कंपनी बनाने से कुछ मामलों में ज्यादा स्ट्रीमलाइन लगता है, खासकर अगर फंड मैनेजमेंट का इरादा हो। हाँ, कह सकते हैं। इसमें LRS की सीमा का कोई चक्कर नहीं है। आपको संस्थागत स्तर की पहुंच मिलती है और टैक्स का फायदा भी है, क्योंकि AIF खुद टैक्स न्यूट्रल होता है। टैक्स निवेशकों को अपने देश के नियमों के हिसाब से देना होता है। अनुपालन की जिम्मेदारी कस्टोडियन और फंड मैनेजर पर रहती है, जिसकी रिपोर्टिंग IFSCA को होती है। तो हाँ, ये बड़ी ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत विकल्प नजर आता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक तरह से सार निकालें, तो भारत से अमेरिकी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए मुख्य बातें क्या हैं? मतलब टेक अवे क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक है रिटेल ट्रेडर की दुनिया, जो LRS के $250,000 सालाना सीमा के अंदर काम करती है। ये IBKR जैसे ब्रोकर के जरिए संभव है, लेकिन सीमित है। दूसरी दुनिया है बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग की, मतलब 1 मिलियन या ज़्यादा की। यहाँ LRS काम नहीं करता। यहाँ मुख्य विकल्प है, या तो आप देश के बाहर जाएं, मॉरिशस, सिंगापुर जैसी जगह पर कंपनी बनाएं, या फिर भारत में ही गिफ्ट सिटी IFSC का रास्ता चुनें। गिफ्ट सिटी भारत आधारित रेगुलेटेड विकल्प है। इसमें टैक्स फायदे हैं और LRS की सीमा नहीं है। इसके अंदर भी 2 रास्ते हैं, या तो अपनी पूरी दुकान खुद सेटअप करो, मतलब कंपनी या AIF बनाकर, या फिर किसी मौजूदा IFSC ब्रोकर की सेवाएं लो। और हमारे स्रोतों के हिसाब से कैटेगरी 3 IF बनाकर उसे IBKR जैसे स्थापित ब्रोकर से जोड़ना, ये बड़ी रकम की ट्रेडिंग के लिए एक काफी व्यावहारिक और संस्थागत तरीका नजर आता है। ये एकदम साफ है कि छोटे और बड़े पैमाने की ट्रेडिंग के लिए न सिर्फ रास्ते अलग हैं, बल्कि नियम, लागत और जटिलता का स्तर भी बिल्कुल अलग है। और गिफ्ट सिटी निश्चित रूप से बड़े भारतीय ट्रेडर्स और फंड्स के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण जरिया बनकर उभर रहा है, भले ही उसमें अपनी चुनौतियां हों। आज की इस चर्चा से ये तो स्पष्ट है कि भारत से अमेरिकी डेरिवेटिव्स जैसे जटिल बाजारों तक पहुंचना अब पहले से ज्यादा संभव है, लेकिन सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। ये आपकी जरूरत, आपकी निवेश की रकम और आप कितनी जटिलता संभालने को तैयार हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। LRS की सीमा एक हकीकत है, पर गिफ्ट सिटी जैसे नए रास्ते इन सीमाओं को लांघने के रेगुलेटेड तरीके दे रहे हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, जैसे जैसे गिफ्ट सिटी और विकसित होगा और दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से और गहराई से जुड़ेगा, क्या ये वो डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ से भारतीय निवेशक और फंड मैनेजर अपना सारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश करेंगे? और अगर ऐसा होता है, तो इसका भारत के अपने घरेलू शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा? ये कुछ सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में नजर रखनी दिलचस्प होगी। बिल्कुल। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इन स्रोतों से निकली ये जानकारी हमारे श्रोताओं के कई सवालों के जवाब देने में मददगार होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।